आप सभी दर्शकों का स्वागत है अंतर्ध्वनि में। आज हमारे बीच है एक नई व्यक्तित्व है, नयनतारा जी, जो कई समाज संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं, कई संस्था में काम कर चुकी हैं, आदिवासी क्षेत्रों में काम कर चुकी हैं। तो हम इनसे जानेंगे भारतीय परंपराओं के बारे में और समाज के बारे में, इनसे थोड़ा ज्ञान और अनुभव लेंगे। यहाँ बुलाने का बहुत बहुत धन्यवाद। नयनतारा जी, हम शुरू करने से पहले हम जानना चाहते हैं कि आपका जीवन परिचय थोड़ा सा, जैसे जन्म कहाँ हुआ, विवाह, बच्चे और आपकी पढ़ाई के बारे में आप हम सब दर्शकों को बताइए। मेरा जन्म हुआ था कलकत्ते में और कलकत्ते में ही शिक्षा प्राप्त की। स्कूल था मॉडर्न हाई स्कूल, बिरला जी ने उस स्कूल की स्थापना की थी आज से 80 साल पहले। जो मूल्य संस्कार जो हमें मिले उस स्कूल से ही मिले। उसके बाद मैं लोरेटो कॉलेज में मैंने अपना बीए किया। अच्छा। बीए मैंने एजुकेशन और इंग्लिश में किया था। बीए करते करते सगाई हो गई थी और कलकत्ते में उन दिनों समय पे परीक्षा नहीं होती थी। मार्च अप्रैल में जो परीक्षा होने वाली थी वो 8 महीने के बाद दिसंबर में परीक्षा हुई। अच्छा, बीच में मेरी शादी हो गई। सगाई के 8 महीने बाद हुई? सगाई से मतलब वो सगाई तो 1 साल रही, पर परीक्षा हुई मेरी शादी से 3 दिन के बाद। अच्छा। तो मैं शादी करके और फटाफट कलकत्ते पहुंच गई वापस परीक्षा देने। तो मुझे लगा मैं किसी फ्रेंड की शादी में होके आई हूँ। तो कुछ पता ही नहीं लगा कैसे हुआ, उम्र भी कम थी। असल परीक्षा और असल जीवन तो शादी के बाद ही शुरू होता है। हमारे स्वामी जी कहते थे कि हिंदी में 2 शब्द होते हैं। एक तो होता है प्रवाह, जिसे कहते हैं पानी जैसे बहता है उसको प्रवाह कहते हैं। कहते हैं जीवन प्रवाह है। और वैवाहिक जीवन और बाद का जीवन होता है निर्वाह। अच्छा। मतलब उस जीवन को किस तरह से जीना चाहिए। प्रवाह और निर्वाह दो अलग अलग शब्द हैं। जब मुझे पता लगा तब मैंने ध्यान देना शुरू किया कि मैं किस तरह से निर्वाह कर रही हूँ। जो मेरे सामने परिस्थिति आ रही हैं, चुनौतियाँ आ रही हैं, उनमें से मैं किस तरह से उनको डील कर रही हूँ। उनके साथ में अपना भी मन लगाना ज़रूरी था, परिवार को भी देखना ज़रूरी था, ड्यूटीज़ को भी संभालना था, जिस तरह से सब महिलाओं को करना पड़ता है। तो ये थोड़ा बैकग्राउंड मैंने बताया आपको, फिर तो जीवन चल ही रहा है। जी नयनतारा जी, थोड़ा अपने कार्य क्षेत्र के बारे में बताइए कि आपका कार्य क्षेत्र कहाँ से कैसे रहा। मैं बहुत छोटी थी कलकत्ते में जब मैंने देखा था मेरी माँ जाया करती थी। एक अनाथ आश्रम था कलकत्ते से थोड़ी दूर। एक बार जब वो वहाँ गई, उन्होंने देखा कि बहुत चीज़ों की ज़रूरत है बच्चों को। ना दूध था, ना खाने को कुछ था, कपड़े लत्ते की तो बात ही कहीं दूर की बात थी। पहले तो उनके जीवन के जो ज़रूरतें वही उनकी पूरी नहीं हो रही थी। तो उन्होंने बहुत मेहनत की और बहुत लोगों से संपर्क किया। यूनिसेफ वगैरह थे, यूएन। अच्छा। उन्होंने एक फ्रेंड बनाया था, तो उनसे उन्होंने बात की तो बोले हम दे सकते हैं मिल्क पाउडर वगैरह। अच्छा। और वो फोर्टिफाइड होता था विद विटामिन्स एंड ऑल दैट। वो भेजना शुरू किया। उसके बाद धीरे धीरे वो माँ उस अनाथ आश्रम की माँ बन गई। तो मैंने बचपन में हम चले जाते थे माँ के साथ गाड़ी में बैठ के। हाँ। तो वो सब देखा हुआ था कि ये भी एक अलग है। मेरी माँ तो उनका भी व्यक्तित्व बड़ा निराला है, क्योंकि विदेश बहुत घूमती थी वो। मेरे फादर के साथ बिजनेस देखती थी और मेरे फादर के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करती थी, परिवार को भी देखती थी। तो मुझे वो सब फिर नॉर्मल लगने लग गया कि घर को भी देखो, समाज को भी देखो और अपने मन का भी करो। और खुद बहुत लेखिका हैं, गायिका हैं, तो उन्होंने अपने व्यक्तित्व को पूरा निखारा और साथ के साथ समाज के लिए भी बहुत किया। तो मेरा प्रभाव उनसे बहुत प्रभावित हुई मैं। तो समाज सेवा के प्रति आपका झुकाव कैसे और कब प्रारंभ हुआ? जैसा मैंने कहा, बचपन में मैंने माँ को देखा कि वो एक जीवन में करना ही है वो जरूरी है करना। माँ के साथ आप गई, देखी। हाँ। तो उससे भी आपके जीवन में ऐसा उसमें प्रभाव आया। फिर जब मेरी शादी हो गई, मैं बम्बई आई, तो यहाँ मैंने देखा किटी पार्टीज होती हैं। तो मैंने एक बार तो ज्वाइन किया, लेकिन उसमें मुझे आनंद नहीं आया, क्योंकि उसमें कुछ तत्व की बातें ही नहीं हो रही थी। हाँ। हालांकि मैं 20 साल की थी तब, इतनी कोई बड़ी उम्र नहीं थी उस समय। तो लगता था कि बस तैयार हो जाओ और मजे करो, लेकिन उसमें मुझे कुछ आनंद नहीं आया। तो हो सकता है कि प्रभु की इच्छा होती है, ऐसे लोगों से मिलना हुआ। जी। आपकी बात से मुझे याद आया, महिलाएं आजकल ज़्यादा जहाँ भी देखिए किटी पार्टी में ही जाना चाहती। मतलब अगर मिल भी गए किसी से तो बोलते अरे तुम नहीं जाती क्या किटी पार्टी में? मतलब किटी पार्टी ऐसा हो गया जैसे हम पहले हमारे घर के लोग बताते थे सत्संग भजन में जाओ, उस तरह से आज किटी पार्टी हो गया। जिसके जो नहीं जा रहा वो मॉडर्न नहीं है, ऐसा है क्या? ऐसा ये सही? ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। असल में क्या मुझे लगता है हर व्यक्ति को
लोगों से मिलना अच्छा लगता जी। है। अब वो किसी भी माध्यम से, पहले तो मंदिरों में मिलते थे, सत्संगों जी। में आजकल किटी पार्टी में मिलते जी। हैं, तो किसी में भी कोई बुराई नहीं जी। है। वहाँ जाके आप कर क्या रहे हैं, बस वो आप सत्संग में भी जाके किसी की भगवान का नाम नहीं जी। लेके कुछ और कर रहे जी, हैं, जी, तो वो भी सही बातें बात करते नहीं जी, है। जी। और किटी पार्टी में भी जाके आप लोगों से कुछ मीनिंगफुल बात कर सकते हैं, जी। तो उसमें किसी भी चीज में मतलब जी, कोई बुराई नहीं है। लोगों से मिलना है, जुलना है, अपना मतलब व्यक्तित्व निखारना है या समाज से जुड़ना है, तो फिर हमारे लिए वो मतलब एक माध्यम हो जाता है, माध्यम हो जाता एक है। माध्यम हाँ। है, तो उसको वैसे नहीं समझना चाहिए हाँ, कि इसमें गलत कुछ उसे है। हाँ उसे कुछ भी गलत नहीं जी है। जी, आप उसमें देख सकती हैं कि हमारे लिए क्या सही है, उस टॉपिक पे बात कर सकती हैं। हाँ, अगर आदमी जिज्ञासु होता है, जी। वो अपने मन में रखता है कि मुझे कुछ ना कुछ सीख के निकलना है। जी। आज मैं आपके साथ बैठी हूँ तो मैं कुछ सीख के निकलना जी। चाहती हूँ, या फिर बस मैं ये देखूं कि बस ये चलो 1 घंटे का समय हाँ। था, ये आज मेरा जी। 1 घंटे का समय पूरा हुआ। जी, जी। तो अपना इंटेंशन क्या होता है, इंग्लिश में इंटेंशन बोलते जी, हैं, जी। और हिंदी में उसको बोलते इरादे। हैं इरादा, क्या मनसा, आपकी हाँ, मनसा जी, क्या जी। है। तो मेन बात वही है कि आपकी इंटेंशन क्या है। समाज सेवा का तो एक ही इंटेंशन है कि आज मुझे कुछ है तो मैं सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, चाहे वो रुपया पैसा हो, चाहे वो मेरा समय हो, चाहे जी। मेरे पास कोई गुण हो, चाहे मैं कोई पेंटिंग सिखाना चाहूँ, या मैं किसी को कुछ खाना बनाना जी। सिखाऊं, जिसके पास जो भी है। सही बात है, अगर अपने अंदर क्यूरियोसिटी है हाँ। तो हम कहीं से भी कुछ भी सीख सकते हैं। हाँ। ये तो। आपके जीवन की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? देखिए, संयुक्त परिवार में पली बड़ी, बहुत छोटा परिवार जी। था, दादा दादी, नाना नानी और माँ बाप, बस इतना ही, और एक भाई एक बहन। जी जी। दीदी, आप जैसे मैंने आपके बारे में थोड़ा पढ़ा है, जाना है, तो आपका आदिवासी क्षेत्रों में आप बहुत कार्य कर चुकी हैं, तो इसकी शुरुआत आपने कैसे की? आज से 30 साल पहले मैंने एक भाषण में गई थी सुनने के लिए किसी से। जी। उन्होंने ऐसी ऐसी बातें बताई मुझे कि आदिवासी, हमें पता था, शब्द पता है, मुझे जी। पता है कि वो प्रोग्रेस से जुड़े हुए नहीं है, इतना पता था। जी। लेकिन उनके साथ हो क्या रहा है, और वो उनको किस तरह से उन तक कुछ पहुंच नहीं पा रहा है, और वो हमारे देश का एक हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं। जी। एक तो वो, और एक दूसरा कि उनके ऊपर अत्याचार बहुत हो रहे थे, उनकी ज़मीनें हड़प ली जा रही थी, उनका धर्मांतरण हो रहा था। ये सब बात सुन करके मन के अंदर बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई। जी। फिर जब पता लगा कि एकल करके एक संस्था है, वन बंधु परिषद, अच्छा। तो मैं उनसे जुड़ गई, अच्छा। क्योंकि किसी से जुड़ेंगे तभी उनके माध्यम से आप कुछ कहीं आगे पहुंच सकते जी हैं। जी। तब मैं जब उनके साथ जुड़ी, उनका सब समझा मैंने कि वो किस तरह से करते हैं। आज 31 साल हो गए मुझे वो काम करते हैं। कोई ऐसा अनुभव साझा करें जिसने आपको भीतर से प्रभावित किया हो? मेरा पर्सनल एक मैं बताती हूँ तबीयत को लेके। जी। मेरे एक बार कुछ ऐसा हुआ था जिसमें पता लगा कि कुछ दिमाग से रिलेटेड, उसको मल्टीपल स्क्लेरोसिस कहते हैं। जी। लोग उसके बारे में बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन मेरे साथ वो हुआ। वो ऐसी चीज़ है जिससे कि आप धीरे धीरे शरीर को इफेक्ट करें और आपका शरीर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। जब मुझे पता लगा इसके बारे में, मुझे गुस्सा नहीं आया। मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि मैं कभी कुछ ऐसी परिस्थिति होती है साथ अपने जीवन में, उसको आप किस तरह से लेते हैं, जी, जी, जी। वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। मैंने सोचा कि ना मैंने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से मेरे हुआ। जी। अपने साथ में कुछ ऐसा इनडिसिप्लिन नहीं किया। जी। मैंने कहा, किसी का बुरा नहीं चाहा, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। फिर मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैं या तो इसको लेके गुस्सा हो जाऊं, या फिर मैं इसके बारे में सोचूं कि मेरे साथ जो हो रहा है मैं आगे क्या करूं। मेरे मन में एक ही बात आई, सबसे पहले जो बात आई कि ये शरीर मेरा नहीं है जी। ये ईश्वर का दिया हुआ है। उनकी इच्छा है मेरे शरीर में कुछ भी करें, कुछ भी। बहुत अच्छी बात। क्योंकि जब मैंने अपने आप नहीं किया, जी। नहीं तो कहते हैं ये गलत आदतें मत करो, नहीं तो ये बीमारी हो जाएगी, वो हो जाएगी। जी, जी। वो सब तो मैंने कुछ किया नहीं था, फिर भी हुआ मेरे। जी। तो फिर वही जाने, वही ठीक करेंगे। आपने बहुत अच्छा ये तो मैं समर्पित किया अपने आप को। नहीं, आपसे ये बहुत अच्छी बात सीखने की मिल रही है कि कोई भी चीज़ हो उसको पॉजिटिव तरीके से देखेंगे, अगर हम कैसे? जी, उससे निकले कैसे। अगर कोई भी, जैसे आपने बताया कि आपके शरीर में कुछ भी हो गया, तो शरीर आपका नहीं है, वो उनका है, तो वो उनकी मर्जी, उन्होंने ये करवाया है। उसकी वजह से क्या हुआ कि मेरी सोच, मेरा जीवन का तरीका, सारे में इतना बड़ा बदलाव आया, और सही समय पे आया, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ था 27-28 साल पहले। जी। तब मैं मिडिल एज में थी। उसके बाद का जीवन मेरा कितना सुधर गया,
क्योंकि वो प्रॉब्लम आई, लेकिन उससे मेरे को देखने का नजरिया चेंज हो गया जीवन का, जी। लोगों के प्रति। वैश्वीकरण के दौर में भारतीय संस्कृति के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सबको लगता है कि भारतीय संस्कृति मतलब बिल्कुल भी मॉडर्न नहीं है, उनका दिमाग खुला हुआ नहीं है और वो कुछ समझने के लिए तैयार नहीं है, वो रूढ़िवादी में ही रहना चाहते हैं। तो बच्चे बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिक फील करते हैं, बहुत ज़्यादा घुटन महसूस करते हैं बच्चे। इस वजह से वो कुछ भी ऐसा होता है ना घर में तो वो दूर भागना चाहते हैं। वो दूर दूर रहते हैं। हाँ, क्योंकि उसको उससे जोड़ दिया गया है जी। कि बस साड़ी पहनो, बिंदी लगाओ, सिर ढक के बैठ जाओ, तो एक तरह का बंधन दिखता है, जबकि है नहीं। उनको लगता है पैंट पहन लो, शर्ट पहन लो तो अपने आप में मॉडर्न हो जाएंगे, लेकिन कपड़ों से वो एक मनस्थिति जो है उसको चेंज करना बहुत ज़रूरी है। इसके जो फायदे हैं वो कपड़ों से और उससे सीमित नहीं है। आप उसका देखिए आपके, क्योंकि जीवन में जैसे मेरे साथ में ये हुआ, मेरे शरीर के साथ में एक बीमारी आई तो वो किसी को हिला सकती है। मेरी बीमारी तो ठीक हो गई, लेकिन कोई कई बार होता है कि नहीं भी ठीक होती है जी। तो उस समय क्या आधार पकड़ेंगे आप? तो आधार क्या है आपके पास? आपको मॉडर्न समाज से नहीं मिलेगा आधार। जैसे आपने अभी अभी देखिए बताया कि जो मॉडर्न, जैसे मॉडर्न हम सिर्फ मॉडर्न और अपनी रूढ़िवादी लेके चलेंगे तो बच्चे हमसे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। हाँ। तो हमें दोनों में घुल मिल के रहना पड़ेगा, दोनों मिक्स करना पड़ेगा। जैसे हमारा जो रूढ़िवादी है उसको बच्चे को इस तरह समझाना पड़ेगा कि उसका उनका मॉडर्न जैसे है उसमें मैच करेगा, उसको इन्वॉल्व करना चाहिए। बिल्कुल। नई पीढ़ी को भारतीय मूल्यों से जोड़ने के लिए परिवार और समाज की क्या भूमिका होनी चाहिए? सबसे पहले परिवार की ये भूमिका होनी चाहिए कि हर एक व्यक्ति को उस इम्पोर्टेंस दिया जाए परिवार के अंदर, छोटे से छोटे बच्चे को, बड़े से बड़े व्यक्ति को, और उनको समझना चाहिए। पूरे परिवार में एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो अपनी पर्सनालिटी को दबा के सामने वाले की पर्सनालिटी को समझने के लिए तैयार हो, ना कि ये कहे कि नहीं सिर्फ मेरा ही कहा चलेगा घर में, मैंने ये रूल सेट कर दिया अब सबको किसी को। जैसे वो होता है वैसे लोग दूर भागने लग जाते हैं, फिर झूठ बोलने लग जाते हैं। फिर आप जब पास ही नहीं बैठेंगे तो आप बात क्या करेंगे उनसे? तो उनको वो इम्पोर्टेंस देंगे और उनको महसूस होना चाहिए कि वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, और अपने मन की बात कहें। फिर हम उनके साथ में उनको समझा सकते हैं, आर्ग्यू कर सकते हैं, उनको हमारी तरफ झुका सकते हैं। बहुत सारे तरीके खुल जाते हैं फिर जी। नहीं तो बंद हो जाते हैं दरवाजे। नहीं तारा जी, आपको क्या ऐसा लगता है कि जो भारतीय हमारी परंपरा है और आज की युवा पीढ़ी, तो वो सिर्फ परंपराओं तक ही सीमित है या फिर हमारे जैसे हमारी युवा जो पीढ़ी है उसको जीवन जीने के लिए संपूर्ण पद्धति है या उसका एक कला भी बन सकता है? मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ कि सारे के सारे गुण अपने परंपरा में और अपने भारतीय संस्कृति में अपने को मिल जाते हैं जी। जीवन में तो बहुत तरह की चीज़ें आती हैं, हर चीज़ का सवाल, हर प्रॉब्लम की जो है हल उसमें मिलता है अपने को। और तभी तो अपने जब मन में कोई प्रश्न होता है घर के बड़ों के पास जाते हैं जी। अब घर के बड़ों का ये काम होता है कि वो किस तरह से पेश आए बच्चों के सामने, गुस्से से आए, हाँ। तेरे को पता ही नहीं है इस बात का, हाँ। इतना बड़ा हो गया अभी तक पता ही नहीं है, या फिर कहें अच्छा तुम्हें याद है ना उस समय ऐसा हुआ था, और शांति से और उनको प्रेम से उनको समझाएं और उनको उस तरफ लेके जाएं अपने उत्तरों से, और याद दिला करके कि देखो उस समय ऐसा हुआ था, फिर हमने क्या किया था, उसका क्या रिजल्ट हुआ जी। तो अपना 3 स्टेप का उनको समझाएं तो बच्चा फिर अपने आप सोचने के लिए उसका एक तरीका बन जाता है जी। जैसे बात अभी परंपराओं की हो रही थी तो मुझे एक और इसमें प्रश्न याद आया कि जैसे आजकल है कि सब ज़्यादातर एकल परिवार में रहना चाहते हैं, तो संयुक्त परिवार और एकल परिवार में आपका क्या विचार है कि एकल परिवार सही है, संयुक्त परिवार सही है? देखिए अच्छा, दोनों सामंजस्य करना चाहिए। सामंजस्य विचारों से होगा जी। देखिए कई बार परिस्थिति ऐसी होती है कि लोगों को अलग जाके रहना ही पड़ता है जी। एकल में रहना पड़ता है, घर में जगह नहीं होती। कई बार ये होता है घर बड़ा होता है और लोगों को चाहिए कि घर में बड़े हों, जैसे कि बच्चों की परवरिश में कोई प्रॉब्लम नहीं आए, तो दोनों ही चीज़ें परिस्थिति के अनुसार होती हैं। इसमें वापस मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपने आप को किस तरह से पेश आते हैं अपन परिवार में भी, उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और हर व्यक्ति का एक ड्यूटी होती है, बच्चे की एक ड्यूटी होती है, माता पिता की ड्यूटी होती है, दादा दादी की, नाना नानी की, सबकी ड्यूटी होती है। और वो अगर लोग समझ लें
तो इतना सुंदर परिवार चलेगा कि इसमें कोई कहना नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि संयुक्त परिवार मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ साथ में रह रहे हैं, हम कहीं भी रहें, एक दूसरे से अगर जुड़े हैं तो भी हमारा वो संयुक्त परिवार एकल हो के भी संयुक्त रहेगा। बहुत सुंदर आपने कहा, क्योंकि सब कुछ वापस उसी बात पे आती उसी है बात पे कि मन जुड़ा होना चाहिए। और एक मेरे फादर कहते थे कि परिवार का मतलब क्या होता है कि जैसे मुझे अगर चोट लगी तो तुम्हारे मन में भी उतनी ही पीड़ा होनी चाहिए। बस वो ही चाहिए कि आज मेरे साथ जो हो रहा है उसको लेके तुम भी उस प्रभावित हो रही हो उस चीज से, ना कि भाई वो जाने उसका काम चले। ऐसा है। तो संयुक्त परिवार की बात हो रही है, तो संयुक्त परिवार में ऐसा कोई, जैसे आपको ऐसा लगा कोई है कि आपको जीवन मंत्र दिया हो जो आज तक आपका मार्गदर्शन कर रहा है? बहुत सारे ऐसे हैं मेरे जीवन में जो आए हैं। मेरे ससुर जी का एक मैं कहानी सुनाना चाहती हूँ। मैं काफ़ी मतलब मेरे भी बच्चे छोटे थे, ससुराल में ननद के बच्चे आए हुए थे, गर्मी के दिन थे और हम एकदम थके हुए थे, सब भागा दौड़ी भी चल रही थी, खाना भी बन रहा था सब। मेरे ससुर जी ऑफिस से आए और किसी और बच्चे मतलब कोई एक बच्चा रो रहा था ऑफिस से आते, और वो खुद इतने थके हुए थे कि वो उस बच्चे को लेकिन गोदी में उठाए और पूरे घर में ढूंढ रहे थे उसकी माँ कहाँ है। अब मैं जा रही थी अपने कमरे में कि मैं लेट जाती हूँ दरवाजा बंद करके, किसी को पता नहीं लगेगा, 50 लोग घर में, किसको पता लगेगा कि मैं नहीं हूँ। पर वो जब मैंने उनको देखा, मेरे दिमाग में जो एक तरह का मेरे प्रति, खुद के प्रति इतना वो आया कि मैं क्या करने जा रही हूँ, इनको देखो। इस तरह से परिवार चलता है। आज की भारतीय महिला के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? बैलेंस रखना पहले भी था, आज और भी ज़्यादा हो गया, क्योंकि आजकल डिमांड्स इतने हो गए हैं, लोग इतना एक्सपेक्ट करते हैं, परफेक्शन चाहिए हर चीज़ में। जिस तरह से आप दिखते हैं, जिस तरह से आप अपना घर रखते हैं, जिस तरह से बच्चों को पालते हैं, बच्चे जिनके छोटे बच्चे होते हैं वो माएँ तो बेचारी एकदम पिस जाती हैं, क्योंकि उनको सुपर अचीवर्स बनाना है बच्चों को, क्योंकि उनके भविष्य का है, हस्बैंड का करियर, खुद का करियर, बच्चों का, फिर परिवार का, सास ससुर का, दादा इनका। तो वो जो बैलेंस उस लेडी को मेंटेन करना पड़ता है, उसके लिए उनको मैं तो यही सीख दूंगी कि आपकी जो प्रायोरिटी है उसको पहले पकड़िए। आपकी प्रायोरिटी उस समय क्या है? सुबह का समय है, बच्चे को टिफिन देके उसको स्कूल रवाना करना है, एज सिंपल एज दैट। उसके बाद में फिर उसका होमवर्क देखना है, उसके बाद हस्बैंड का है, जैसे भी है। तो उसमें बौखलाना नहीं चाहिए, उसको डिवाइड करके और एक एक पार्ट को टैकल करेंगे ना तो सब काम हो जाते हैं।